नमस्कार साथियों। बिहार पुलिस मद्य निषेध की परीक्षा जो आगामी 14 जून को प्रस्तावित है, उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज इम्पोर्टेंट फैक्ट को कलेक्ट कर रहे हैं। इसी क्रम में हम विटामिन से रिलेटेड बायोलॉजी के कुछ फैक्ट्स, उसमें विटामिन से रिलेटेड फैक्ट्स को हम लोग कलेक्ट करना चाह रहे हैं। विटामिन की बात करें तो ये हमारे शरीर में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसके खोजकर्ता कौन है? बर्जीलियस साहब। बर्जीलियस को उत्प्रेरक का खोजकर्ता कहते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, परंतु रासायनिक अभिक्रिया के दर को बदल देता है। ध्यान रखिएगा कि दर बदलने का तात्पर्य दर के बढ़ने से भी होता है और घटने से भी होता है। तो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, परंतु अभिक्रिया के दर को बदल देता है। जैसे आप जानते होइएगा कि आप वनस्पति तेल लें, वनस्पति तेल, इससे आप बनाना चाहते हैं वनस्पति घी। मान लीजिए यहाँ पे आप वनस्पति घी बनाना चाहते हैं। कई बार आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो वनस्पति तेल की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, और यहाँ जो उत्प्रेरक होता है उसका नाम होता है निकेल। Na क्या होता है? निकेल। तो ध्यान रखेंगे कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण के लिए जो हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं वो होता है आपका निकेल। तो विटामिन हमारे शरीर में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, परंतु अभिक्रिया के दर को बदल देता है। बदलने से तात्पर्य बढ़ाने से भी होता है और घटाने से भी होता है। आप जब केमिस्ट्री में पढ़ेगा तो जानते होइएगा कि उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं। दूसरे प्रकार के उत्प्रेरक को हम लोग ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटाते हैं। और एक उत्प्रेरक होता है उसको हम लोग कहते हैं स्व उत्प्रेरक। हाँ, ऑटो कैटेलिस्ट कहते हैं। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ उत्पन्न होता है, यदि वही पदार्थ उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगे तो इसको हम लोग ऑटो कैटेलिस्ट यानी स्व उत्प्रेरक कहते हैं। और एक एंजाइम जो होता है, आप जानते हैं कि हम खाना खाते हैं, भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख गुहा से होती है, माउथ कैविटी से होती है। मुख गुहा में क्या होता है? हमारे मुख गुहा में जब हम खाना खाते हैं तो उसमें दांत के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। दांत कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। इसको ऐसे हम लोग ध्यान रखते हैं, ICPM। I फॉर इंसीजर होता है, C फॉर कैनाइन होता है, P फॉर प्रीमोलर, M फॉर मोलर होता है। आप जानिएगा कि वयस्क व्यक्ति में जो डेंटल फार्मूला होता है वो 21-23/21-23 गुना 2 होता है। ठीक है, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसीजर, इसको कहते हैं कृंदक, C फॉर कैनाइन रंधक, P फॉर प्रीमोलर अर्धचवर्णक, M फॉर मोलर यानी चवर्णक होता है। एक तो दांत होता है, दूसरा जीभ होता है। जीभ की बात करें तो इसका काम स्वाद की अनुभूति करना होता है। जीभ का कार्य क्या होता है? स्वाद की अनुभूति करना होता है। आप जीभ के बारे में जानते होइएगा कि अगर ये इस तरह से जीभ की संरचना है तो जीभ का जो ये अग्र भाग होता है, आगे वाला भाग, अग्र भाग कहें तो ये जो होता है वो मीठे स्वाद के लिए होता है। जीभ का अग्र भाग मीठे स्वाद के लिए होता है। जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है, इधर वाला हिस्सा, पश्च भाग, ये खट्टे स्वाद के लिए होता है। जीभ का पिछला भाग खट्टे स्वाद की अनुभूति करता है। किनारे वाला जो आगे वाला भाग होता है, इधर वाला भाग देखें, ये भाग किनारे वाला अग्र भाग, किनारे का जो अग्र भाग होता है वो आपका नमकीन स्वाद के लिए होता है। जीभ के किनारे का अग्र भाग जो होता है वो नमकीन स्वाद के लिए होता है, और किनारे वाला जो पिछला भाग होता है जीभ का, ये वाला भाग अगर आप देखें तो ये आपका तीखे स्वाद के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड कई बार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये भी जो भाग हो गया वो तीखे स्वाद के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि जीभ का काम स्वाद की अनुभूति करना होता है। जीभ का अग्रभाग किस स्वाद के लिए? तो मीठे स्वाद के लिए। पिछला भाग किसके लिए? खट्टे स्वाद के लिए। किनारे वाला अगला भाग परसो अग्र भाग कहें तो वो नमकीन स्वाद के लिए। परसो पश्च भाग कहें
तो वो तीखे स्वाद के लिए होता है, ध्यान रखेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि मसालेदार स्वाद की अनुभूति जीभ पर नहीं होती है। ऐसा जो कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मसालेदार स्वाद की अनुभूति कहाँ से होती है, तो जीभ पर मसालेदार स्वाद की अनुभूति नहीं होती। इसके अतिरिक्त दांत से रिलेटेड ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को दांत 2 बार उत्पन्न होता है। एक जो दांत आता है वो 0 से 5 वर्ष की अवस्था में आता है और 5 से 12 वर्ष की अवस्था तक रहता है, उसको दूध का दांत कहते हैं। जो अस्थायी दांत होता है, ठीक है, उसकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अस्थायी दांत कितनी होती है? तो 20 होती है। उसके बाद जो आता है वो दांत परमानेंट रहता है, उसको अस्थायी दांत कहते हैं, जिसकी संख्या 32 होती है। इसके अतिरिक्त हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाई जाती है। 3 जोड़ा लार ग्रंथि, इससे प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। लार का जो 99% भाग होता है वो जल होता है। 1% भाग में एक एंजाइम पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि लार में, मुंह में जो पानी आता है वो लार है, तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यह भोजन में उपस्थित स्टार्च के पाचन को, स्टार्च अर्थात कार्बोहाइड्रेट के पाचन को प्रारंभ करता है। तो आपसे पूछा जाए कि स्टार्च के पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो ये आपका मुख गुहा से होता है, माउथ कैविटी से होता है। आप जानते हैं कि मुख गुहा के बाद भोजन ग्रास नली के माध्यम से अमाशय तक पहुंचता है। अमाशय में भोजन 4 घंटे तक लगभग रहता है। अमाशय के दीवाल से अनेक प्रकार के पाचक रस का स्राव होता है। इसी में आपसे कहा जाए कि HCl का स्राव, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ से होता है? तो अमाशय से होता है। यह भोजन को सड़ने से बचाता है। अमाशय से स्रावित होने वाला अम्ल कौन सा हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ये भोजन को सड़ने से बचाता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक चीज और स्रावित होता है जिसको रेनिन कहते हैं। रेनिन यह दूध के पाचन को प्रारंभ करता है। दूध के पाचन को, दूध में उपस्थित प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करता है। आपसे पूछा जाए कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन प्रोटीन होता है। दूध में जो प्रोटीन होता है वो केसिन। हमारा बाल और नाखून किस प्रोटीन से बना होता है? कैरोटीन प्रोटीन से। बाल और नाखून जिस प्रोटीन से बना होता है उसको हम लोग कैरोटीन कहते हैं। और प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। अमाशय में के बाद भोजन किधर बढ़ता? छोटी आंत की तरफ बढ़ता, ठीक है। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता। भोजन में उपस्थित जो प्रमुख पोषक पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ पहुँचता? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, केवल उसमें उपस्थित जो जल होता है उसका अवशोषण कर लिया जाता है। इसमें 2 ग्रंथियां भी शामिल होती है। एक होता है यकृत। आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप कहते हैं कि यकृत हमारे शरीर की, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप कहते हैं प्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में। इसी को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इससे स्रावित होने वाले हार्मोनों की संख्या कितनी होती है? तो 13 हार्मोन, 13 हार्मोन का इससे स्राव होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त गले में एक ग्रंथि होती है, उसको हम लोग कहते हैं, गले में जो ग्रंथि होती है वो थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि, 2 ग्रंथियां गले में होती है, जिसको एक को थायराइड, दूसरे को पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। अब उदर गुहा के नीचे कौन सी ग्रंथि होती है? तो ये एक एड्रीनल ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। इसके अतिरिक्त जनन ग्रंथियां भी होती है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फिलहाल आप जानिए कि यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत में ही प्रोटीन संग्रहित रहता, उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजन प्रोटीन। यकृत में जो प्रोटीन संग्रहित रहता है वो ग्लाइकोजन प्रोटीन होता है। यकृत का ही एक सेल होता है जिसको हैप्टिक सेल कहते हैं। इससे पित्त का स्राव होता है, पित्त। आपसे पूछा जाए कि भोजन जब अमाशय में रहता तो वो किस माध्यम में रहता, तो अमाशय में एक अम्ल का स्राव होता है जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्योंकि अम्ल रहता है तो भोजन अम्लीय माध्यम में रहता है।
अब अमाशय से जब भोजन छोटी आंत के तरफ बढ़ता तो उसमें क्या होता है, तो यकृत से स्रावित होने वाला जो बाइल होता, पित्त होता, वो उस भोजन में मिलता। पित्त की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। उसका काम क्या होता है, भोजन में उपस्थित वसा के पाचन को प्रारंभ करना। तो ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुखगुहा में, प्रोटीन का पाचन अमाशय में, प्रोटीन का पाचन अमाशय में, और भोजन में उपस्थित वसा का पाचन छोटी आंत में होता है, परंतु उसके पाचन के लिए आवश्यक पित्त का स्राव कौन करता है, तो यकृत करता है। इसके अतिरिक्त एक और मिश्रित ग्रंथि होती है, उसका नाम है अग्न्याशय। इसी के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में पर्याप्त इंसुलिन का स्राव न हो तो उसे मधुमेह हो जाता है। तो ऐसे ध्यान रखते हैं। तो हम लोग जान रहे थे विटामिन के बारे में। विटामिन के खोजकर्ता कौन होंगे, फंक साहब। विटामिन हमारे शरीर में किस तरह कार्य करता है, उत्प्रेरक की तरह। विटामिन को कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। पहला भाग जो होता है वो जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, यानी जल में घुलनशील होता है। आपसे पूछा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। अब इसके बाद इसके अतिरिक्त जो विटामिन होता है, ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए, डी, ई और के क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में सामान्यतः विटामिन का निर्माण नहीं होता, लेकिन कुछ विटामिन का निर्माण हो सकता है। जैसे विटामिन डी, आप जानते होइएगा कि हमारे शरीर में सबसे तेजी से निर्मित होने वाला विटामिन डी ही है। सबसे तेजी से जो विटामिन का निर्माण होता है वो विटामिन डी ही है। यह सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो परावैंगनी किरणें होती है, यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे त्वचा पर उपस्थित इंगेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से संयोग कर विटामिन डी का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त हमारे आंत में कुछ बैक्टीरिया पाई जाती जो विटामिन के और विटामिन B12 का निर्माण भी करती है। तो विटामिन हम लोग बाहर से भोजन के थ्रू ग्रहण करते हैं, लेकिन इस विटामिन का निर्माण जो है वो विटामिन डी